हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू का सब्जेक्ट एमएसजी 12। इसमें हमने दीदी लड़की जिसकी मैंने हत्या की और टेढ़े पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो चुके हैं। प्राणधारा कहानी भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका प्रश्न नंबर 1 हो चुका है। आज हम प्रश्न नंबर 2 करने जा रहे हैं और जितने भी इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, आपको आंसर इस तरीके से देना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कालीपट्टनम रामाराव की कहानी प्राणधारा में पाठबोध और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर प्राणधारा कहानी के आधार पर इस उक्ति के औचित्य पर विचार कीजिए कि रामाराव अपने आवेश को छिपाकर पाठक में आवेश पैदा करने वाले कथा शिल्पी हैं। क्योंकि हमने कहानी में पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि रामाराव के मन में जो आवेश था, इस आजकल की जो प्रथा है जाति पाति के अमीर गरीब के आधार पर, तो वो अपने मन के आवेश को छिपाकर पाठक में आवेश पैदा करने वाले कथा शिल्पी हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो जब हम इसका आंसर पढ़ेंगे तो उसे ये प्रकट हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्राणधारा कहानी में जहां अम्माजी सहिष्णु, शांत और नियतिवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां सत्यवती आक्रोशपूर्ण विद्रोही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इस उक्ति पर विचार कीजिए। तो जैसे हमने पढ़ा था कहानी में कि अम्माजी नाम से तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी युवती होंगी, लेकिन वो एक 17-18 साल की छोटी उम्र की लड़की है, लेकिन बहुत ही शांत और बहुत ही सहिष्णु है और नियति पर बिलीव करने वाली है कि जो हो रहा है, चलो जैसा भी हो रहा है ठीक है। जबकि सत्यवती पानी के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बहुत ही आक्रोशपूर्ण और विद्रोही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका भी हमें इस उक्ति पर विचार करना है, इसमें आंसर हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या यह माना जा सकता है कि प्राणधारा कहानी विरल होते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति पाठक को सजग करती है। कि प्राणधारा क्या है? पानी की समस्या है, और पानी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो इसकी सुरक्षा के प्रति और सामाजिक न्याय के प्रति, क्योंकि अगर पानी है गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल फैक्टर है, तो ये सभी को बराबर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी अमीर गरीब और जाति के हिसाब से, छूत अछूत के हिसाब से जो अभी हमारे देश में प्रथा फैली हुई है कि जो चीज़ प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी अमीरों का ज़्यादा अधिकार है और गरीबों का कम। तो इसके लिए पाठक को सजग करती है। इससे भी हमें ये क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा। और क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि प्राणधारा कहानी के नाटकीय तत्व पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आपका आंसर यहाँ से शुरू होता है। आंग्ल भाषा के प्रसिद्ध नाटककार बेर्ट्रांड रसेल के अनुसार संपत्ति की असमानता ने भूख के बगैर प्रचुर भोजन और भोजन के बगैर भूख की विडंबना की सृष्टि की है। तो आंग्ल भाषा के एक प्रसिद्ध नाटककार हैं बेर्ट्रांड रसेल। उनके हिसाब से उन्होंने क्या कहा है कि संपत्ति की असमानता, क्योंकि किसी को संपत्ति कम मिली है, किसी को ज़्यादा मिली है। तो किसी के पास तो भूख के बगैर प्रचुर भोजन है, जो अमीर लोग होते हैं भोजन की मात्रा प्रचुर है और भूख नहीं है। और कहीं ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, गरीब हैं, जो 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते। वो उनके लिए कहा गया कि भोजन के बगैर भूख की विडंबना, कि भोजन नहीं है लेकिन भूख बहुत है, ठीक है, तो उसकी विडंबना की सृष्टि है क्या? ये जो भी हमारी संपत्ति की असमानता है। इस उक्ति को समाज के अन्य संसाधनों पर लागू करके कहा जा सकता है कि इन संसाधनों पर थोड़े से लोगों ने अधिकार कर लिया। तो जो लोग हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, उन्होंने क्या करा, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जो संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर भी लोगों ने अधिकार कर लिया है अपने संपत्ति के आधार पर, और दूसरे लोगों को से वंचित कर दिया है। जिन लोगों के पास पैसा कम है, उसको भगवान ने जो दी हुई हैं चीज़ें, सबको फ्री में दी हुई हैं, उससे भी उन लोगों ने वंचित कर दिया है। समस्त प्राणियों के जीवन की प्राथमिकताएं 3 हैं: हवा, पानी और आहार। प्राणधारा कहानी पानी के असम वितरण, ये असम वितरण नहीं है, असमान वितरण है। असमान वितरण की समस्या को लेकर लिखी गई कहानी है। यहाँ पानी को हम समस्त सामाजिक संसाधनों का प्रतिनिधि मानकर आहार, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि कई चीज़ों के असमान वितरण की समस्या पर विचार करके कह सकते हैं कि आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि कई चीज़ों का असमान वितरण है और ये समस्या बहुत ही गंभीर है।
आम बोलचाल की भाषा में कही जाने वाली यह उक्ति प्रसिद्ध है कि जल के बिना मछली तड़पती है, लेकिन व्यापक अर्थ में दुनिया में किसी भी प्राणी को ले तो वो जल के बिना अस्तित्व उसका संभव ही नहीं है। क्या सिर्फ मछली के लिए ही जल इम्पॉर्टेंट है? मछली के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पानी में ही रहती है, लेकिन दुनिया का कोई भी प्राणी है जल के बिना वो नहीं रह सकता। संसार का प्रत्येक प्राणी जल के बिना तड़पता ही है। जल ही जीवन है, उसकी जीवनदायिनी सार्थकता में भी इनकार नहीं किया जा सकता। सभ्यता और सौभाग्य का स्रोत है। जहाँ पानी नहीं होता या फिर कम होता है, वहाँ सभ्यता का विकास नहीं हो पाता, लोग संपन्न नहीं हो पाते, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो लोग नहीं है, लोग नहीं है तो सभ्यता नहीं है, और सभ्यता नहीं होगी तो लोग संपन्न भी नहीं होंगे। उन लोगों की सारी बुद्धि, सारा समय और श्रम अपने लिए और पशुओं के लिए पानी जुटाने में ही लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो पानी तो बेसिक नीड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर पानी की कमी है तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले पानी को जुटाने में लग जाते हैं। जीवन के उन्नत प्रयासों और उपलब्धियों को ध्यान देने का उन लोगों के पास समय ही नहीं होता, ना ही ऊर्जा होती है, क्योंकि सारा समय तो पानी प्राप्त करने के लिए लग जाता है। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे रेगिस्तान बनते भी पानी या वर्षा के अभाव में ही हैं। तो रेगिस्तान में जो रहते हैं ना, जैसे जयपुर में बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, बस वो पानी के लिए ही पूरा अपना जीवन लगा देते हैं, क्योंकि उनके लिए मेन चीज़ होती है कि पानी को कैसे प्राप्त किया जाए। और वैसे भी जहाँ पे जिन क्षेत्रों में वर्षा या पानी नहीं होता वही रेगिस्तान बनते हैं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97% या इससे अधिक समुद्र का पानी है, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोग में नहीं ला जा सकता। तो देखा जाए तो हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसमें 90% पानी, तो जो पानी है पृथ्वी पर जितना भी पानी अवेलेबल है उसका 97% पानी समुद्र का पानी है, जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में नहीं ला जा सकता। हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत खारा होता है। 2 से अधिक प्रतिशत पानी बर्फ़ के रूप में है। अब 2 से ज़्यादा प्रतिशत पानी बर्फ़ के रूप में है, 97 समुद्र के रूप में है, तो कितना बचा? लगभग 1%। तो लगभग 1% बचे हुए पानी से ही सारे प्राणियों का काम चलता है। या पेयजल केवल इतना ही है। अब हम उस पेयजल का संकट कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि पहले ही सिर्फ 1% पानी है टोटल पानी का जो पीने योग्य है, और पूरे जो प्राणी हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की हो, और प्लांट्स के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो पानी तो सभी के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है। तो आबादी के बढ़ने और वास्तविकताओं के कारण इसका उपयोग बहुत बढ़ जाने के कारण एक तरफ तो वैसे ही इसकी कमी है, दूसरी तरफ ही अपर्याप्त हो गया है, और साथ ही प्रदूषित भी बहुत हो गया है। इस कारण भविष्यविद ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत में अनेक राज्य नदियों के पानी को लेकर अनेक विवादों से जकड़े हुए हैं, और उनके विवाद न्यायालयों में विचारार्थ प्रस्तुत किए हुए हैं। तो बहुत से जो हमारे राज्य हैं ना, वो पानी के पीछे लड़ते हैं, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो पानी के पीछे भी राज्य एक दूसरे राज्य के साथ लड़ते हैं, क्योंकि सब अपने अपने राज्य के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, और उसके लिए अगर ज़रूरत होती है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। पानी की समस्या नहीं सुलझी तो देश आर्थिक विपन्नता के गर्त में आ जाएगा, और लोगों में पारस्परिक वैमनस्य बढ़ जाएगा कि अगर पानी नहीं होगा तो आर्थिक विपन्नता के गर्त में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर हमने कहा है कि हर समय हम पानी के पीछे ही लगे रहेंगे कि पानी कैसे प्राप्त करना है, ठीक है, तो हम संपन्न नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, आर्थिक विपन्नता होगी, क्योंकि जब सारा समय ही लग जाएगा, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा हमारी पानी को इंतज़ाम करने में लग जाएगी, तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे? आर्थिक विपन्नता आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, और लोगों में एक दूसरे से लड़ाई भी हो जाएगी। क्योंकि जब हमने प्राणधारा कहानी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि किस तरह से पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों में लड़ाई हो रही थी। भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के निवासियों को गहरी सुरंग की तरह से कुओं से पानी खींचकर बाहर निकालना पड़ता है, या बहुत दूर जाकर ढोकर लाना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लड़कों के साथ लड़की के माता पिता अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनकी लड़की दूर दूर से पानी ढोकर लाने में ही सारी ज़िंदगी गुजारे? तो कहीं तो राज्य ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो उस एरिया के लड़कों के साथ लड़की की शादी नहीं करने चाहते माता पिता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी जो उनकी लड़की की ज़िंदगी है वो सिर्फ पानी ढोने में ही खर्च हो जाए।
इसलिए ऐसे इलाकों के लड़कों की शादी बहुत मुश्किल से हो पाती है। इन इलाकों में जल संरक्षण के लिए स्थानीय निवासियों को कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं। मसलन टब की तरह से किसी बड़े बर्तन में बच्चे को स्नान कराकर उसी पानी को पशुओं को पिलाना, पौधों में डालना इत्यादि। देश में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ के निवासी शुद्ध पेयजल के अभाव में तालाब, पोखर, बांध आदि का दूषित जल सेवन करके कई गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग है जो अपनी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति हेतु न्यूनतम मात्रा में भी पानी नहीं ला पाता। दिन में 1-1.5 घंटे के लिए खोल दिए जाने वाले किसी सार्वजनिक नल के उस नल से थोड़े समय के लिए उन सभी लोगों को पानी भर लेना होता है। इस संघर्ष में प्रयास में लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और अंत में गालियों, श्रापों, कस्मों और प्रतिज्ञाओं का घमासान शुरू हो जाता है। अगर आपको ये ढंग से डिटेल में समझना है तो प्राणधारा कहानी जो हमने पढ़ी थी उसको एक बार सुन ज़रूर लीजिएगा। किसी दिन तो ट्रक आ जाते हैं, पुलिस उतरती है, जेल और बेल से आगे बढ़कर कहानी अदालत तक पहुंच जाती है। इससे पारस्परिक द्वेष फैलता है और उन लोगों का जीवन यातनामय हो जाता है। पानी को लेकर उन लोगों की अनेक करुण कहानियाँ होती हैं और उनको सुनकर लोगों के दिल पत्थर जैसे हो गए हैं। वैसे सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो लोगों की ये रोज़ की एक ही कहानी है पानी को लेकर कि आज पानी के लिए कितनी झगड़ा करना पड़ा, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी कस्में हुई, कितनी प्रतिज्ञा हुई, ठीक है, गालियाँ हुई और श्राप हुए। उसके बाद क्या आती है, पुलिस आती है, उनको पकड़ के ले जाती है लड़ने झगड़ने वालों को और अदालत तक के बात पहुंच जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद उनको छोड़ दिया गया। तो मतलब लोगों के दिल भी पत्थर जैसे हो गए। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। दूसरी तरफ समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जहाँ बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं वो लोग। बंगलों में लगे उनके बगीचे खूब हरे भरे हैं। बगीचे में लगे नल से पाइपलाइन खुली रहने तक पानी बहता ही रहता है। नीचे की टंकी से पानी भरकर पंप के ऊपर की टंकी में पानी चढ़ाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी वाले इस बंगले वालों के नल बंद नहीं करते। लोग 3-3 दफ़ा नहाते हैं, 4-4 बार हाथ मुँह धोते हैं। 4 प्याले भी धोने तो आधे घंटे तक धार पानी की छोड़े रखते हैं। बाथरूम जब भी जाते हैं घंटों पानी बहाते हैं। फर्श धोने में, अपनी गाड़ियाँ धोने में जितने पानी को अपव्यय करते हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। इतना होने पर भी इन साधन संपन्न लोगों में अत्यंत कठिन जीवन जीने वाले उन अभावग्रस्त लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन लोगों के लिए वे कुछ भी नहीं करना चाहते। बगीचे में, बाथरूम में और अन्यत्र पानी बहा देंगे, पर झोपड़े वालों को एक बूंद भी पानी देना उन्हें नागवार गुजरता है। दया, ममता तथा सामाजिक न्याय की भावना उनमें बिल्कुल भी नहीं होती। इस वर्ग के लोग आवश्यकता पड़ने पर निर्धन लोगों को अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। तो ये हमने प्राणधारा कहानी में पढ़ा था कि किस तरह से जब आवश्यकता होती है तो निर्धन लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अम्मा जी जो वो लड़की थी, उसके फादर ने ये जो बंगले के मालिक थे उनके यहाँ काम किया था, पौधे उगाए थे, लेकिन आज ये सब करने के बाद वो उस घर में जा भी नहीं सकते। थोड़ी सी शर्म करके एक बार उन्होंने कह दिया था कि भाई मेरी बेटी आए तो पानी दे देना, लेकिन उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। प्राणधारा कहानी में राव साहब ने सस्ती ज़मीन खरीद के जहाँ अपना बंगला बनवाया था वहाँ से शुरू में बिजली या पानी की कोई सुविधा नहीं थी। आसपास के झोपड़े वालों को इकट्ठा करके उन्होंने एक पक्के महजरे नामे पर वहाँ की तीनों बस्तियों के लोगों से दस्तखत और अंगूठे के निशान ले लिए थे और उपभोक्ताओं के रूप में उन सबको दिखाने के बाद म्यूनिसिपैलिटी पर दबाव डालकर अपनी ज़मीन और बंगले के लिए पानी और बिजली की सुविधा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने क्या चाल खेली थी, राव साहब जो उस बंगले के मालिक थे, उन्होंने क्या करा कि वहाँ के जो भी लोग थे उनसे या तो साइन करवा लिए या अंगूठे के निशान ले लिए जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, और कि भाई सबके लिए यहाँ पे बिजली और पानी का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जब सबने साइन कर दिए तो सिर्फ उन्होंने अपने बंगले के लिए ही बिजली और पानी की सुविधा प्राप्त की थी। इन सुविधाओं के मिलने के बाद उनकी ज़मीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई थी और वे खूब संपन्न हो गए थे। जिन लोगों की सुविधा की बात करके उन्होंने अपने लिए बिजली और पानी की सुविधा करवा ली थी, उन झोपड़ों वालों को भी ये सुविधा उपलब्ध हो इसकी उन्हें चिंता नहीं थी। इतना सब कुछ हुआ था उन लोगों के कारण ही राव साहब के बंगले में पानी और बिजली की सुविधा प्रदान की गई थी। लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि कम से कम मैं गाँव वालों को जिनकी वजह से उनको ये सुविधाएँ मिली हैं उनको भी थोड़ा सा इसका फ़ायदा करवा दूँ। इसे ही कहते हैं सरिता पार करने के पश्चात नाव को नष्ट कर देना, ताकि कोई दूसरा उस पार ना पहुंच पाए उस पर चढ़कर। सरिता मतलब नदी। तो कई लोग होते हैं ना कि अपना काम निकला और उसके बाद काम ख़त्म, तो नदी पार करने के बाद जिस नाव से वो यहाँ तक आए थे उसको ही वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि कोई दूसरा उस पार तक ना पहुँच पाए।
प्राणदारा शीर्षक कहानी में सरकारी नल से जल भरने की आशा त्याग कर अम्मा जी, सत्यवती और तवीटम्मा कलसा भर पानी मांगने राव साहब के बंगले पर पहुंचती हैं तो वहाँ शेरों जैसे आदम कुत्ते भयंकर रूप से भौंकते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा था कि जब ये तीनों ने देखा कि अब पानी मिलने की कोई वो नहीं है गुंजाइश, तो वो क्या कर रही थी, राव साहब के बंगले की तरफ गई। तो वहाँ पर आदम कद यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे कुत्ते थे, उनकी तरफ उछल पड़ते हैं। आमतौर पर यही होता है, किसी बड़े घर की आदमी की ड्योढ़ी पर जाओ तो घर वाले से पहले उनके कुत्ते ही आगवानी करते हैं। तो हमने देखा कि कभी कभी बहुत जो रिच लोग होते हैं उनके दरवाजे पर, मेन गेट पर कुत्ते बंधे रहते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी बड़े आदमी के घर पर जाओ तो कुत्ते ही उनका स्वागत करते हैं। फिर एक अच्छा खासा नाटक शुरू होता है। अम्मा जी और अपने भाई के प्रणय प्रसंग की कल्पना करके राव साहब की सुकुमार बेटी अम्मा जी की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखती है। तो उसका जो भाई था, उस घर बंगले में एक लड़की रहती थी, उसका जो भाई था उसके और अम्मा जी की शादी के प्रसंग की सिर्फ वो कल्पना ही करती है और बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से अम्मा जी को देखती है और पूछते हुए कहती है, पानी के लिए ही आई हो? मतलब उसे छेड़ रही थी, वो मजाक करती है, ऐसा कुछ उसने कहा। तो अम्मा जी को अच्छा नहीं लगा, जैसे अम्मा जी पानी के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेमी से मिलने आई हो। इसके बाद घर के सब बच्चे उन लड़कियों को देखकर खूब हंसने लगते हैं। अम्मा जी को बंगले के बच्चों के इस तरह हंसने का कारण ज्ञात हो जाता है, लेकिन मजबूरी वश वह कुछ कह नहीं पाती, मजाक सहन कर लेती है। गरीब का गुस्सा अनर्थकर होता है, कैसी निर्दयता है। तो गरीब का गुस्सा अनर्थकर होता है, यानी कि गरीब के गुस्से का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर वो सही बात पर भी गुस्सा कर रहे हैं ना, तो उनके गुस्से को नज़रअंदाज कर लिया जाता है और उनका उपहास किया जाता है, मजाक बनाया जाता है। राव साहब का बंगला बनते समय बड़े का काम करने वाले अम्मा जी के पिता ने वहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया था। सॉरी, मैंने शायद ऊपर ये बताया था कि वो माली नहीं थे, वो बड़े का काम कर रहे थे। ठीक है, और एक दिन अपनी बेटी को दिखाकर राव साहब से वचन लिया था उन्होंने कि यह लड़की जब भी पानी के लिए आए तो एक कलछा पानी देने दें, और राव साहब ने उसके लिए हामी भी भर दी थी। लेकिन व्यवहार में बेचारी अम्मा जी की उपेक्षा होती है, उसके साथ उपहास होता है, और कभी चलो भर लो कहते हैं तो कभी कहते हैं नहीं बाद में आना। तो वो जो सब बंगले के लोग थे ना, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे। वो किसी तरह पानी लेने चली गई थी, तो कभी कहते हैं चलो भर लो पानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं आ, बाद में आना। कभी कोई कहता है भर लो तो कोई मना कर देता है। इस तरह अम्मा जी से खिलवाड़ करके वे अपना मनोरंजन कर रहे थे। बिल्ली के लिए खिलवाड़ और चूहे के लिए प्राण संकट वाली बात हो जाती है। तो अगर जैसे होता है ना, बिल्ली चूहे के साथ मजाक कर रही हो, खिलवाड़ कर रही हो, लेकिन चूहे को पता है कि वो उसे खाने वाली है, तो उसके लिए प्राण संकट वाली बात हो जाती है। लेकिन लाचारी गरीब आदमी से क्या नहीं कराती। लाचार होकर ही अम्मा जी सत्यवती और तवीटम्मा के साथ राव साहब के बंगले पर गई थी, और वहाँ पे वही हुआ जो हमेशा होता आया था। लेकिन जाए तो जाए कहाँ, कहीं भी जाओ आधे मील से कम नहीं था। ये यहाँ नहीं आती, एक और जगह जाती, लेकिन वहाँ पे भी जाती तो पानी मिलता या नहीं मिलता कोई ठिकाना नहीं था। तो उसने यही सोचा कि कहीं भी जाएगी तो आधे मील से तो कम नहीं होगा, तो यहाँ पर आई है, देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो भी ठीक है, नहीं मिल जाता तो फिर तो जाना ही पड़ेगा वापस। इन बंगले वालों के पास पानी का कलसा न भर देने के कई बहाने होते हैं। जो उस घर की बंगले की वृद्धा लेडी थी, उन्होंने कहा आज दया करके पानी दे दो, तो ये कल फिर हमारे घर पर आ धमकेंगी। एक को दो तो 100 को देना पड़ेगा, बाद में बुरा बनने से बेटर है कि शुरू में ही बुरा बन लिया जाए। और उन लोगों पर कुत्ते छोड़ने की धमकी भी देती है। इतने पे सड़क पर लगा सार्वजनिक नल बंद हो गया था, और खाली कलसा लिए स्त्रियों का एक हुजूम पानी की आशा में राव साहब के बंगले पर जमा हो जाता है। अब क्या हुआ था कि ये तीनों तो यहाँ पर आ गई थी राव साहब के बंगले पर। कौन? अम्मा जी, सत्यवती और तवीटम्मा। और बाकी जो लोग थे वहाँ पे देखा कि जहाँ सार्वजनिक नल पर लड़ाई हो रही थी पानी भरने के लिए, वहाँ पे पानी बंद हो जाता है। तो सारी की सारी स्त्रियाँ अपने हाथ में खाली कलसा लिए राव साहब के बंगले पर आ जाती हैं। भीड़ बढ़ती रहती है, रार बढ़ता है, यानी कि लड़ाई बढ़ती रहती है। और उस भीड़ में से अप्पायम्मा नाम की स्त्री दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करते हुए अपनी व्यवहार कुशलता और वाक चातुरी से अपने लिए और साथ की स्त्रियों के लिए पानी लेने की अनुमति प्राप्त कर लेती है। तो अप्पायम्मा नाम की एक लेडी थी, उसने क्या करा कि जैसे व्यवहार कुशलता और वाक चातुरी से उसने उस घर की जो वृद्धा लेडी थी उसको अपनी बातों में लिया। थोड़ा सा पक्ष अपनी साथ वाली लेडीज़ का लिया और थोड़ा सा पक्ष बंगले वालों का जो लोग थे उनका लिया, और साथ में किसी तरह अनुमति प्राप्त कर ली कि आज तुम इन स्त्रियों को पानी भर लेने दो। इस प्रकार बहुत देर तक उस दिन
पानी के लिए संघर्ष हो रहा था, उस समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? आज तो चलो किसी तरह कह सुन के दे भी दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसमें एक अब टॉपिक पढ़ते हैं, संघर्ष का स्वरूप और कार्यकुशलता। ऐसी दैनिक स्थिति में भी ये दमित शोषित व्यक्ति अपने जनाक्रोश और संघर्ष क्षमता जैसा प्रदर्शन करते हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए जिस बुद्धि कौशल और चातुर्य का प्रदर्शन करते हैं, यह बात इस कहानी में लेखक ने स्पष्ट दिखाई है कि बहुत दयनीय स्थिति है, दमित है, वो शोषित हैं, शोषण उनका किया जा रहा है, उनको जन आक्रोश भी है, बहुत उन लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वह संघर्ष की क्षमता भी रखते हैं और किसी भी तरीके से अपने बुद्धि कौशल और चातुर्य से अपने काम को निकाल ही लेते हैं। ये बात लेखक ने हमें स्पष्टता दिखाई है इस कहानी में। जहाँ सत्यवती इस वर्ग में आक्रोश और आक्रामक प्रवृत्ति वाली उसको प्रवृत्ति को दर्शाती है कि वह किस तरह से आक्रामक है, आक्रमणकारी है, वहाँ अप्पा अम्मा इस वाक्य में कार्यकौशल को प्रकट करती है। वृद्धा द्वारा कुत्ते छोड़ने की धमकी दी जाने पर सत्यवती में भय के बदले आक्रोश जगता है, क्योंकि सत्यवती तो आक्रोश वाली लेडी है। तो जब उसे लगता है कि वृद्धा ने उसे कहा कि मैं तुम पर कुत्ते छोड़ दूंगी, तो उसे डर नहीं लगा बल्कि और ज़्यादा वो गुस्सा हो गई। जोश के साथ आगे बढ़कर कहती है, सड़क पर खड़े लोगों को कुत्तों से कैसे कटवाओगी, ये मैं भी देखती हूँ। बाद में मन में कहती है कि पानी तो मिलने से रहा, अब कम से कम राह ही क्यों ना बढ़ाऊँ। उसने कहा कि पानी वानी तो देने वाली है नहीं, क्योंकि लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, तो और लड़ाई को बढ़ा ही लेती हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। और दूसरी तो दूर से आ रही है अपनी साथियों को पुकार के कहती है, अरे आओ, तुम भी आओ, ये लोग हम पर कुत्ते छोड़ रही हैं। फिर माली को चुनौती देती हुई कहती है, अरे ओ बुड्ढे, अगर तू मर्द है तो आज कुत्तों से हमें कटवा। तेरे घर आए हैं और तेरे दरवाजे पर आए हैं हम, किस बात के लिए कटवाएगा, बताना तू। जब वृद्धा कहती है कि उनका बेटा घर पर होता तो उन लोगों की खबर लेता, तो वो कहती है, क्यों, तुम्हारा बेटा होता तो क्या करता, हाथ पैर बांध कर जेल में डलवा देता। यही ना, यही काम करो तुम लोग, और झूठ झूठ का मुकदमा चलाते रहो। दुनिया भर का पानी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटी वाले कहाँ से ला कर देंगे। सत्यवती का आक्रोशित स्वर केवल इस कारण प्रस्फुट नहीं हो रहा था कि वह शहर में पली बड़ी थी, बल्कि उसका समग्र व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता थी कि उसमें आक्रोश भरा हुआ था। अम्मा जी का लालन पालन भी शहर में ही हुआ था, लेकिन वह विद्रोह का स्वर व्यक्त नहीं करती थी। सब कुछ देखते हुए भी बस अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। सामान्य रूप से शांत और दबी दबी सी रहने वाली लड़की के मन में भी आक्रोश है। इस बात का पता तब लगता है जब उसे देखकर राव साव के बच्चे अंदर तक हंसते हुए लोटपोट हो रहे थे, और सत्यवती उन लोगों से इतना हंसने का कारण पूछ रही थी कि वो लोग इतना क्यों हंस रहे हैं। अम्मा जी से पूछ रही थी सत्यवती कि तुझे तो पता होगा, तुझे देख के ये लोग इतना क्यों हंस रहे हैं। तो अम्मा जी ऊपर से तो कुछ नहीं कह रही थी, पर वह मन ही मन जरूर कह रही थी, 3 जून जेवनार पैरों के पास आ जाए और कोई काम है नहीं करने को, तो वक़्त कटेगा कैसे, यही कारण है। मतलब 3 जून, तीनों टाइम का खाना अगर उनको बिना पैसे कुछ काम करे ही मिल जाएगा, तो वक्त काटने के लिए वो कुछ तो करेंगे, तो दूसरे का मजाक ही बना रहे हैं। यही कारण है कि वो मुझ पर हंस रहे हैं। अपने आक्रोशित और विद्रोही तेवर से सत्यवती एक और तो दुश्मन को भयकंपित और निर्बल बना देती है, वहाँ अधेड़ उम्र की अप्पाई अम्मा अपने व्यवहार द्वारा वृद्धा का विश्वास प्राप्त कर लेती है और मौके का लाभ उठाकर मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों के बीच में संधि करवाने वाली या विवाद में सुनवाई करके फैसला कराने वाली जज का दर्जा हथियाकर फैसले के अंदाज में वृद्धा से पूछती है, आखिर तुम क्या चाहती हो माई। अप्पाई अम्मा का स्वर सुनकर वृद्धा को लगता है कि उसका पक्षधरता में बदलाव आ गया है। फिर अप्पाई अम्मा अंतिम चेतावनी सी देती हुई पूछती है, पानी देना है या नहीं, यह बताओ। अप्पाई अम्मा का स्वर बदला हुआ लगा तो वृद्धा दुविधा में पड़ जाती है और संधि का प्रस्ताव सी रखती हुई पीछे से वृद्धा की पोती कहती है, तुम लोग इतना ऐड कर बात करोगी तो नहीं देंगे, अच्छे तरीके से बात करोगी तो सोचेंगे। इस पर वृद्धा और उसके घर के लोगों के अहंकार की तुष्टि होने और सहानुभूति जगाकर विवाद को अपने पक्ष में कर लेने के लिए अप्पाई अम्मा दीनता का प्रदर्शन करती हुई कारोदिक स्वर में कहती है कि अब अप्पाई अम्मा एक्टिंग कर रही थी। एक तरफ तो वो वृद्धा का पक्ष ले रही थी, ठीक है, और बंगले वाले लोग अपने आत्मसंतोष के लिए कहते हैं कि अगर तुम ढंग से बात करोगे तो हम देंगे, ऐसे नहीं देंगे। और दूसरी तरफ अप्पाई अम्मा बाद में जब ये देखती है कि वो फिर से बात अटक सकती है पानी की, तो फिर से ना करुण स्वर में कहती है, ऐंठ मैया, हमारे पास ऐंठ कहाँ है, मतलब हमारे पास ऐसा क्या है कि हम अकड़ करेंगे, जिसके पास हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हम अकड़े।
शक्ल को लेकर ऐंठें या सूरत को लेकर ऐंठें। वो कहते हैं कि ना तो हमारी शक्ल इतनी अच्छी है, ना ही सूरत इतनी अच्छी है जो हम आकर दिखाएंगे। हमारे पास ज़मीन जायदाद पैसा कपड़ा आप लोगों से ज़्यादा है इसलिए ऐंठें। वो उनसे पूछती है कि क्या हमारे पास ज़मीन जायदाद और पैसा कपड़ा आप लोगों से ज़्यादा है, क्या हम इसीलिए ऐंठें? क्या देखकर आप लोगों के सामने हम ऐंठेंगी बताओ। मतलब अपना आक्रोश भी धीमे स्वर में व्यक्त कर रही है और उसे पूछ रही है, मतलब उनको एक तरह से कमेंट भी कर रही है कि तुम्हारे पास ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा है, पैसा कपड़ा भी ज़्यादा है, शक्ल सूरत भी तुम लोगों की ज़्यादा है, तो हमारे पास ऐसा है ही क्या जिस बात पे हम अकड़ दिखाएं। ये छोकरियाँ कुछ नहीं जानती इसलिए बड़बड़ कर रही हैं। अप्पा अम्मा की नम्रता, दीनता और कौशल का असर हुआ और मृदा का मन भी शांत हुआ। वह बाद में पानी लेने की अनुमति दे देती है। अनुमति मिलनी थी कि अप्पा अम्मा फाटक छोड़कर ऐसे घुसती है जैसे अपने घर में घुस रही हो। इतना ही नहीं, आओ भाई आओ कहकर बाकी सबको भी बुलाती है और संकोच में अपनी जगह खड़ी अम्माची और सत्यवती को देखकर आँख छिपाकर आँख भी दबाती है कि अब काम हो रहा है। अम्माजी और सत्यवती को भी इशारा करती है अपनी आँख दबाकर कि अब काम हो रहा है, तुम भी पानी भर लो। फिर पानी का महत्व और इसकी पवित्रता सबको समझाती हुई कहती है, आओ लड़कियों तुम भी आओ, गंगा है, जीने के लिए सबसे पहले गंगा चाहिए, उसके बाद ही अकड़ाना चलता है, पहले पानी भर लो। तो किस तरह से उसने बहुत ही चालाकी से वृद्धा को अपने फेवर में लिया, बंगले के लोगों को अपने फेवर में लिया और अपना भी काम निकलवाया, चाहे वो थोड़ा सा आकर दिखाकर, थोड़ा सा करुण स्वर में दिखाकर अपना काम उसने निकलवा लिया। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, साधनहीनों की विवशता। साधनहीन जिस पर साधनों का अभाव होता है। समाज में शोषित वंचित लोगों को हर कदम पर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बलि देनी पड़ती है। साथ ही कई असम्मानजनक परिस्थितियों से न चाहते हुए भी मेल करके चलना पड़ता है। प्राणधारा कहानी में अप्पा अम्मा वृद्धा से पानी लेने की अनुमति जब प्राप्त कर लेती है तो दूसरी महिलाएं पानी भरने के लिए आगे बढ़ती हैं। तब तवीटम्मा और अम्माजी भी हिलती हैं। तवीटम्मा बड़ी मासूमी से कहती है, इस धूप में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 घड़े पानी तो चाहिए ही। जाने कभी अभी कितने और दरवाजे चढ़ने होंगे और कितने लोगों से छी छी सुननी पड़ेगी, यानी कि लोगों से मगजमारी करनी पड़ेगी अगर हमें किसी और के दरवाजे पे जाके पानी मांगना पड़ा तो। कितने ही झमेले हैं। जब वह सत्यवती से पूछती है कि हर बरस ही पानी की ऐसी समस्या रहती है या इसी बरस ऐसा है, तो सत्यवती कहती है, जब से पैदा हुई हूँ असल में इस बस्ती में लगा शनिचर ही ऐसा है। शनिचर कई लोग कहते हैं ना, शनि की दशा ऐसी चल रही है, तो वो कहती है, इस हिसाब से कहती है, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं पानी की ऐसी गत देख रही हूँ, तो इस बस्ती में शनिचर ही ऐसा है। कहानी का अंत भी इसी व्यवस्था की दुखद स्थिति की ओर संकेत दे रहा होता है। चिड़े या झिड़के या कुत्तों और पुलिस को दिखाकर डराएं, धनहीनों का धनवानों की ड्योढ़ी पर जाकर मिन्नत किए बगैर, उन लोगों को सताए बगैर काम ही नहीं चलता। अगले दिन यह कहानी फिर से शुरू होगी। ये लोग गेट खोलेंगे नहीं और हम गेट छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने देखा कि ये तो आज की बात है, पानी तो रोज़ ही चाहिए और बहुत सारा चाहिए, तो फिर से ये करेंगी। फिर हम इनकी ड्योढ़ी पर आएंगे, फिर इनके दरवाजे पर आएंगे, इनसे मिन्नतें करेंगे, लेकिन ये हमें सताए बिना नहीं छोड़ेंगी। फिर से एक कहानी शुरू, रोज़ की रोज़ शुरू। तो क्योंकि ये तो अपने आप से गेट खोलेंगी नहीं और हम अगर आ गए तो गेट छोड़कर जाएंगे नहीं। गरीबों की लाचारी, बेबसी और कुपोषण का शिकार बनने पर भी लेखक ने अपनी ओर से कुछ मर्मस्पर्शी बात कही है। जैसे अम्मा जी की आयु 17 या 18 वर्ष की है, पर देखने में वह 14-15 साल की लगती है, लेकिन वह अपनी औकात से खूब बड़ा कलसा लेकर पानी लेने के लिए निकल पड़ती है कि उसे पता है कि अगर एक बार पानी का कलसा उसने नल के नीचे लगा दिया तो फिर तो भर के ही निकलेगी। इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी इतना बड़ा कलसा उठाने की, लेकिन फिर भी अपनी औकात से बहुत बड़ा कलसा लेके निकलती है। माली पर उनकी टिप्पणी है, वह बड़े साहब के लिए दिए गए रेशमी कुर्ते में दुबला और छोटे बाबू के छोड़कर पहनी हुई खाकी निकर में मोटा सा मालूम हो रहा था। माली के लिए राव सर वो पटना जी ने कहा है, काली पटना राव ने, कि माली जो था ना उसने क्या करा, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। जो राव साहब के तो रेशमी कुर्ता था जो कि उसको लिए बड़ा था, तो उसमें वो पतला लग रहा था, और जो उनके वो बेटे थे छोटे बाबू, उसने जो निक्कर छोड़ रखी थी पहनकर खाकी सी, उसमें वो मोटा लग रहा था, क्योंकि अपने से कम उम्र के बच्चे के कपड़े पहने का तो वो बहुत उसको फंस कर आएगी, तो ऐसा लग रहा था कि मोटा, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था माली। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्त्रियों के प्रति संवेदना की भावना। कहानी में महिला पात्र सर्वाधिक संख्या में हैं, क्योंकि ज़्यादातर सारी ही महिलाएं थी, क्योंकि घर के जो पुरुष थे वो पैसा कमाने के लिए बाहर निकले थे और महिलाएं पानी भरने के लिए।
सामाजिक कार्य विभाजन की दृष्टि से यह उचित जान पड़ता है, क्योंकि घरेलू कार्य और पानी भरने का दायित्व प्राय स्त्रियां ही निभाती हैं। पुरुष अपने काम से बाहर निकल आते हैं तो स्त्रियों को ही घर के अलावा बच्चों को संभालना, पानी भरना आदि अनेक कार्य करने पड़ते हैं। तभी टम्मा ऐसी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। वह दूध पीते बच्चे की माँ है। बच्चे को घर में सुलाकर वह पानी के लिए नल के पर जाती है। अब देखो, तभी टम्मा का एक छोटा बच्चा है, ठीक है, बिल्कुल गोदी का बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उससे वो घर में सुलाकर अकेले छोड़कर पानी भरने नल पर आती है। बाहर जाने पर ऐसी स्त्रियों को घर में सो रहा बच्चा अगर जाग जाएगा तो क्या होगा। इतने छोटे बच्चे को तो कुछ समझ नहीं है, या तो वो रोता रहेगा या फिर घर में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो गिरा देगा। अगर उसको चोट लग गई तो क्या होगा, इसकी चिंता उन्हें लगातार सताती है। घर में पंखा तक नहीं है। गर्मी के मारे आंचल गिराकर उफ उफ करती ऐसे हवा झलने लगती है, क्योंकि गर्मी ऐसी लग रही है कि कढ़ाई में डालकर कोई तल रहा हो। तभी टम्मा द्वारा लेखक ने संतान के प्रति माँ के स्नेह का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छा चित्र था। जब उसको सत्यवती तभी टम्मा के घर जाती है तो वह अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो जिसकी वजह से जो बॉडी का थोड़ा सा नमक वगैरह होता है ना, तो वो बच्चे के मुंह में जा रहा था दूध के साथ साथ, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बच्चे के जोर जोर से रोने का कारण पूछने पर वह बताती है कि एक तो दूध पूरा नहीं पड़ता, असल में रोना इसलिए नहीं है, अपनी जान को, यह पसीना भी तो एक है ना, वह धार धार करके टपक रहा है, मुंह में नमक लगता है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता। इस पर लेखक की टिप्पणी है कि बेजुबान बच्चों के मन की बातें सबको मालूम नहीं होती, माँ को कैसे मालूम हो जाती है। वह भी माँ नहीं बनी, सत्यवती समझ नहीं पाई थी, क्योंकि तभी टम्मा तो माँ है, बट सत्यवती अभी माँ नहीं बनी है, तो इसे पता नहीं चला कि बिना कहे छोटे से बच्चे की बात माँ को कैसे मालूम हो गई। तभी टम्मा ने आंचल में से मुंह, गर्दन, छाती और कंधे तक खूब अच्छी तरीके से पोंछ लिए और रोती ही बच्ची को अपना दूध पिलाने लगी। तब जाके बच्ची शांत होकर दूध पीती रही। अब हम पढ़ते हैं तेलुगु भाषा समाज की एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा का संकेत। तो सिर पर घड़ा उठाकर चल रही 40 वर्षीय स्त्री को अम्मा जी अत्ता कहकर पुकारती है और एक कलसा पानी देने की चिरौरी करती है। तेलुगु में अत्ता शब्द के दो अर्थ होते हैं, ये तो बुआ या फिर सास। आंध्र में बुआ के बेटे से लड़की का और बेटी से लड़के का विवाह हो जाता है, यानी कि जो कजन्स हैं उनकी शादी हो जाती है आपस में। गांव के लड़के लड़कियां प्राय सभी पराई स्त्रियों को अत्ता कहते हैं और पराए पुरुषों को मामा कहकर बुलाते हैं। आजकल की आंटी और अंकल की तरह तेलुगु में मामा के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो मामा और एक ससुर। अगर बहन और भाई के बच्चों की आपस में शादी हो गई है तो ससुर बन जाता है, और अगर नहीं हुआ तो वो मामा कहलाते हैं। इसलिए यह महिला अम्मा जी को इस प्रकार ताना देती है, वाह रे मेरी रानी वाह, किस गांव का नाता है रे मेरी बहू, मेरा कौन बेटा तुझे ब्याह कर लाया है। तो कहती है कि मैं तेरी अत्ता कैसे हुई, मेरे कौन सा बेटा तुझे ब्याह कर लाया है। इसके अतिरिक्त अम्मा जी शीर्षक नाम तेलुगु भाषा राज्य के कई क्षेत्रों में लड़कियों को दिया जाता है। तो मतलब लड़कियां होती हैं, तो छोटी सी भी लड़की होती है ना, तो उसका नाम अम्मा जी रख दिया जाता है। तो अम्मा जी नाम से हमें लगता है कि बहुत बड़ी कोई लेडी होगी, बट ऐसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे नाम अम्मा जी रख दिया जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, गाँव। कहानी में गाँव और शहर। प्राणधारा शीर्षक कहानी में ग्राम और नगर दोनों ही समाज है। दोनों क्षेत्रों की निजी विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हुई हैं। गांव के बहुत सारे लोग जीविका की तलाश में शहर आकर बसते हैं, फिर भी गांव से उन लोगों का संबंध बना ही रहता है। तो बेशक वो शहर में आकर बस गए हैं, लेकिन गांव से फिर भी उनका संबंध रहता है और उनकी ग्रामीण मानसिकता भी बनी ही रहती है। गांव में हर व्यक्ति की जाति का पता दूसरों को होता है और यह विवरण ग्रामवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। शहर में जाति प्रथा की प्रधानता नहीं है, अतः बहुत से लोगों की जाति का पता नहीं चल पाता। तो गांव में ज़्यादातर लोगों को उनकी जाति के नाम से ही पता लगाया जाता है, जबकि शहरों में ऐसा कुछ खास नहीं है, जाति के आधार पर पता नहीं चलता। कहानी में राव साहब की जाति के बारे में तवी टम्मा के पूछने पर सत्यवती कहती है, शहर में जात पात की बात जल्दी पता नहीं चलती, यह बात सारी औहदे की होती है। राव साहब के बंगले पर इन लोगों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं। तब गाँव से आई तवी टम्मा डर जाती है और शहर आती सत्यवती शहर के लोगों के तौर तरीके पर टिप्पणी करती है। तो तवी टम्मा तो गांव से आई थी, तो कुत्तों को देखकर वो डर जाती है, और सत्यवती शहर में रहती थी, तो शहर के लोगों के तौर तरीकों पर टिप्पणी करती है। बस यही होता है री, इस शहर में किसी भी बड़े आदमी की ड्योरी पर जाओ, घर वाले से पहले उनके कुत्ते अगवानी करते हैं। हम शहरातियों की यही अगवानी है। बंगले के बड़े से बगीचे में अम्मा जी के बाप द्वारा लगाए गए कटहल के 2 पेड़ों को छोड़कर पूरे बगीचे में बांस, सुपारी की झाड़ियाँ, क्रोटन आदि भी लगे हुए हैं।
किनारे रखे गमलों में कैक्टस और मंजू जैसे राक्षसी जाति के पौधों को देखकर तविटम्मा बहुत आश्चर्य होता है। गांव से आई तविटम्मा सामान्य ग्रामवासियों की उपयोगितावादी दृष्टि का परिचय देती हुई कहती है, हमारे गांव में ऐसे बगीचे नहीं होते। बगीचा कहीं और, मकान कहीं और होता है। इतना बड़ा बगीचा किसी के पास होता तो एक पूरा का पूरा घर मजे से गुजार सकता है। लकड़ी, डंठल, घास पत्ते और मौसम में फल फूल, हर चीज़ का दाम मिलता है। अब हम पढ़ते हैं कहानी में नाटकीयता क्या है। प्राणधारा कहानी में आद्योपांत यानी कि आखिर में नाटकीयता का पुट बना हुआ है। पात्रों के बीच बातचीत के माध्यम से कहानी विस्तार पाती है। कथा क्रम में कहानीकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम है। कथा अपने आप ही चलती चली जाती है, कहानीकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पूरा घटनाक्रम ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही चल रहा हो। बगीचे की बात करते हैं तो बहुत सारा बगीचा, बहुत सुंदर सा बगीचा हमारे सामने आ जाता है। दो नल की बात की तो नल सामने आ जाते हैं, और सरकारी नल पर जो सारी लेडीज़ की लड़ाई हो रही है पानी के लिए, ये भी सामने आ जाता है। तो कथाक्रम में कहानीकार का हस्तक्षेप बहुत कम है। वे पात्र हमारे सामने उपस्थित होकर मानव स्वयं एक दर्शक बन जाते हैं, और पात्र अपने संवादों, अपनी चर्या प्रतिचर्या, घात प्रतिघात द्वारा घटनाक्रम को आगे बढ़ा ले जाते हैं। इसलिए कहानी का क्रमिक और स्वाभाविक विकास होता रहता है। सार्वजनिक नल के पास दृश्य हो या राव बसाव के बंगले के पास तक देर तक चली कश्मकश, दोनों जगह यही होता है। इस कारण कहानी में अत्यंत ही नाटकीयता का समावेश हो गया है, जो कहानी की रोचकता को बढ़ाते हैं। कहानी में आम बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली आसान और पात्र के अनुकूल भाषा और शिल्प का इस्तेमाल इनकी अन्य विशेषता है। तो हमने बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत तरीके से पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, ये सारा हमने कवर कर लिया है। तो पेपर में आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हुए जाना है, क्योंकि पेपर में जो शीट मिलती है उसी में आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। तो क्वेश्चन की लाइन को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। ये कहानी हमने, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का समावेश था, तो जो क्वेश्चन आपके पास है उसी को आपको ज़्यादा हाईलाइट करके लिखना है। और इस चैप्टर को अब हमने ख़त्म कर लिया है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब हमारा जो अगला यूनिट 2 स्टार्ट होगी, उसमें हम पढ़ेंगे बांग्ला, असमी और उड़िया कहानी की, उड़िया भाषा की कहानियाँ, जिसमें एक होगा अपने लिए शोक गीत, दूसरा होगा एक अविस्मरणीय यात्रा, और फिर बकरी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी कहानी होगी अपने लिए शोक गीत।